क्या था, तरमनुल्लाह हाई कोर्ट चीफ जस्टिस जो है उसने फैसला दिया कि 2010 से पहले के जितने भी अवार्ड है उसको मैं कैंसिल करता हूँ और सीडीए का ये जुल्म और ज्यादती जो लोगों के साथ किया है, पेमेंट नहीं देते और सेक्टर बंद कर देगा 10-20 साल पहले उन्होंने कहा, मैंने इसको सेक्टर को कैंसिल कर दिया। अब अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जीवन पाकिस्तान में, आपका होस्ट पीरबख्श अलवी। नाज़रीन, आप जानते हैं कि इस्लामाबाद के अंदर सीडीए का जो डेवलपमेंट का काम है ये बहुत तेज़ी से स्टार्ट है और बहुत सारे पीछे बेका सजदा, F11 और गिरदोनवा के बहुत सारे सेक्टर्स जो हैं उनको गिराया गया और उसके बाद अब सीडीए ने आगे का रुख किया है। गोलरा शरीफ के साथ ही F13, E13 और इसके साथ D13 ये सेक्टर हैं, इनको डेवलप करने के लिए बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक नज़र आ रहा है सीडीए और बहुत ज़्यादा लोगों के ऊपर दबाव डाल रहा है कि इस एरिया को हमने खाली करवाना है। तो चूँकि अवाम के अंदर ये बात बहुत ज़्यादा आम हो चुकी है, अवाम ये कह रही है कि हमारे साथ ज़्यादती की जा रही है कि 2008 के अंदर जो सीडीए ने एक्वायर तो कर लिया था लेकिन एक्वायर करने के बाद पेमेंटें क्लियर नहीं हुई। पेमेंटें क्लियर ना होने की वजह से हमारे जो प्लाट्स हैं वैसे के वैसे पड़े रहे, ना तो हम उन्हें सेल कर सकते थे ना ही वहाँ पर हम अपनी उस तरह से आबादी कर सकते थे। इस वजह से कुछ लोग यहाँ पर ऐसे आकर आबाद हुए जो कि इंतकाल हो नहीं सकता था, उस जगह को आगे इस्लाम पर फ़रोख्त किया गया। क्यों? तो इस बारे में आप जानना चाहेंगे, हमारे इलाके की ये शख्सियत है, यहाँ पर इस चीज़ को यहाँ से इलेक्शंस भी लड़ते हैं, सियासी शख्सियत भी हैं और फलाई शख्सियत भी हैं, तो इनसे मिलते हैं, इनसे बातचीत करते हैं कि ये जानना चाहेंगे इस बारे में कि ये इसमें क्या अवाम दुरुस्त राय पर है या सीडीए सही बात कर रहा है, कानून के मुताबिक कौन अपनी जगह पर दुरुस्त है। बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, सबसे पहले अपना तारुफ करवा दीजिएगा। जी, अरशद खान नाम है मेरा, मैं यहाँ पे गोल्डा स्टेशन E13 सेक्टर से मैं रहता हूँ। माशाल्लाह। अरशद भाई, ये बताएंगे कि ये समझ नहीं आ रही है कि सीडीए जो खाली करवाने पर जोर दे रहे हैं और आवाम आगे से बजीर है कि हम खाली नहीं करते हैं, इसके अंदर हकीकत में क्या सीडीए दुरुस्त जगह पर है, सीडीए ज़्यादती कर रहे हैं या आवाम की ज़्यादती है? इस बारे में, क्योंकि आप इस इलाके के मुकामी हैं, पुराने यहाँ पर रिहाइश वज़ीर हैं, आप जानते हैं कि यहाँ के माहौल, यहाँ के हालात कैसे हैं, तो इस बारे में आप हमें ज़रा आवाम को आगाह करेंगे कि हक़ पर कौन है? असल में सीडीए ने अपना एक इस तरह उसूल बनाया कि सेक्टर E13 हमारा जो ये इलाका है ये सीडीए ने 2008 में एक्वायर कर दिया। एक्वायर का मतलब है इंतकाल रजिस्ट्री पे पाबंदी लगा दी है। ठीक है। अच्छा, 2008 से लेकर आज 2023 हो गया, ना वो हमसे ज़मीन ले रहा है, ना पेमेंट दे रहा है, ना हमें BUB के हवाले से फंड दे रहा है कि आपकी ये कीमत बनती है, आप इलाका हमें दे, हम आपको जो ना बेनिफिट देंगे, जो मुआवजा होता है, जो BUP होता है। तो अभी 2023 में अचानक ऐलान करता है कि जी हमें ये इलाका हमने खाली कराना है और सेक्टर डेवलपमेंट करना है और 30 बिलियन रुपीज़ के लिए जो है ना हमने मंजूरी दे दिया इसके डेवलपमेंट के लिए। अभी इस इलाके को ना पेमेंट हुई है, ना BUP हुआ है, ना आबादी के पेमेंट मिली है। तो मैं कहता हूँ कि अगर आपको, मैं कहता हूँ कि आपकी गाड़ी है, मैं आपके से वो प्लच करवा लेता हूँ और आपको कहता हूँ ये मेरी हो गई है 2008 में, आज 2023 हो गई और ना आपको मैं पेमेंट दे रहा हूँ, ना आप उस गाड़ी को बेच सकते हैं। मतलब मैं आपकी बात काटूंगा कि मौजूदा दौर के हवाले से 2008 की पेमेंट और थी, रेट्स और थे, मौजूदा दौर है, इसके रेट्स और है, पेमेंट और है। मतलब ये है हम से अभी लेना चाह रहे हैं, लेकिन 2008 के कानून के मुताबिक कि 8 लाख रुपया पीक कनाल के हिसाब से इन लोगों को कीमत मिलेगी और जो ज़मीन मालिकान है और जो जिन लोगों ने मकान उस वक्त बनाए थे उन्हीं को मिलेगी। गूगल पिक्चर के मुताबिक काला कानून उन्होंने बनाया। अब आप मुझे बताएं कि हमारी ज़मीन उन्हें बंद कर दी है। अब जिन्होंने बेटी की शादी करनी है, बेटे की शादी करनी है, माँ बाप का इलाज करना है, जो बीमार थे उन्होंने तो ज़मीन बेचनी थी, तो उन्होंने अब स्टाम्प पे बेचारों ने बेच दिया और उन स्टाम्प पे बेचने वालों के लिए उन्होंने अपने घर बना लिए उस पर। अब ये कह रहे हैं उन स्टाम्प वालों को घरों को हम पेमेंट नहीं देंगे, तो उनका क्या कसूर है और हमारा क्या कसूर है कि हमारी ज़मीनें बंद हो गई है? तो हम मजबूर थे, स्टाम्प के थ्रू हमने सस्ते दामों बेच दिए। अब ज़मीन जो हमारे सस्ते दामों बिक गई 50,000 मरला, 60,000 मरला, और अभी सीडीए कहते हैं आपको 8 लाख रुपए की कीमत देंगे। 2008 में अगर हमें उस वक्त मिल जाता तो आजकल उस वक्त डॉलर का क्या कीमत था और अब 2023 हो गए, डॉलर की क्या कीमत है? तो ये मुझे आप बताएं कि सीडीए हमारे साथ जुल्म कर रहा है या नहीं कर रहा है? ये तो जुल्म और बर्बरियत कर रहा है हमारे साथ और इन मालिकानों के साथ कि अब कह रहे हैं कि 2008 के मुताबिक आपको पेमेंट मिलेगी, तो ये नाइंसाफ़ी है या नहीं? अच्छा, मैं यहाँ पर एक बात समझना चाहूँगा कि जो स्टाम्प पर जिन लोगों ने ख़रीदी है जगह, खरीदने के बाद अब उन्होंने जो अखराजात वहाँ पर किए, जो मकानात बनाए, तो क्या सीडीए उनको भी इसकी भी कोई पेमेंट नहीं दे रहा है? सीडीए ने तो अभी हाल ही में C13 को ऑपरेशन किया, गरीब लोगों के घर मसमार कर दिए। C16 में जाए उनको गोलियां भी मार दिए और लोग शहीद भी हो गए। G14 में जाए, G15 में जाए, वहाँ पे घरों का हाल देख ले, उनको गिरा दिए कि आपके गूगल मैप में गूगल नॉन गूगल, इसके मुताबिक घर गिरा दो, ये नॉन गूगल है, हमारे नक्शे में नहीं है, तो ये जुल्म है।
अगर लोगों को पेमेंट नहीं मिलेगी मालिकों को तो स्टाम्प पे बेचेंगे, मजबूर है। तो उसके बाद अगर ये आएंगे तो जितने मकान हैं हम चाहते हैं CDA आए, हम उसको अपने ज़मीन हवाले करेंगे, जो शेड्यूल है, जो रेट है, लेकिन मार्केट रेट पे हमें दे, हम इनको अभी देने को तैयार है। हम कोई जुल्म नहीं करते, कोई कब्ज़ा ग्रुप नहीं है। ये स्टाम्प वालों को कहते हैं ये कब्ज़ा ग्रुप है, और ये जो ना इनके नाम पे 7-8 ये पर्चे लगा देते। अगर लोग खड़े हो जाते हैं जी हम तो नहीं देंगे, हमारे साथ जुल्म है, हमारे बच्चों की, हम मेहनत मजदूरी की कमाई से हमने घर बनाए, तो हम तो इसको नहीं करने देंगे। किसी ने मेहनत किया, मजदूरी किया, जेवर बेचा है और घर बना दिए, अब ये लोगों को जब गिराएंगे तो क्या करेंगे? जब वो सामने खड़े हो जाते हैं, इनको 7-8 के पर्चे में लगा के बंद कर देते। तो क्या अरशद भाई, इस हवाले से आप लोगों ने कोई कानूनी रास्ता नहीं इख्तियार किया है कि आप लोग कोर्ट की तरफ रुजू करें या कोर्ट के अंदर गए हों इस हवाले से? अहले इलाका, क्योंकि मैं देख रहा हूँ ये एक जरगा की सूरत में आप लोगों ने सबको इकट्ठा किया, तो एक जलसा की शक्ल बन गई, काफ़ी लोग आए। तो जब इतनी अवामी ताकत आप लोगों के पास मौजूद है तो क्या कानूनी रास्ता आप लोगों ने इख्तियार किया कि आप कोर्ट के दरवाजे पर जाएँ, वहाँ पर जाके बातचीत करें? जी, इस सिलसिले में हमने केस दायर किया था। तरमनुल्लाह हाई कोर्ट चीफ जस्टिस जो है, उसने फैसला दिया कि 2010 से पहले के जितने भी अवार्ड है उसको मैं कैंसिल करता हूँ, और CDA का ये जुल्म और ज़्यादती जो लोगों के साथ किया है, पेमेंट नहीं देते और सेक्टर बंद कर दिया। 10-20 साल पहले उन्होंने कहा, मैंने इसको सेक्टर को कैंसिल कर दिया। अब CDA नए दोबारा जो है ना इसको अवार्ड करेंगे। CDA ने ये फैसला लेके अभी सुप्रीम कोर्ट लेके गया है, और सुप्रीम कोर्ट में अभी एक ज़ेर अल्तवा है, ये चल रहा है। यानी कि अतहर मिनल्लाह साहब ने ये जो फैसला दिया है उसके मुताबिक CDA को मौजूदा दौर के हिसाब से इन तमाम सेक्टर्स की दोबारा पेमेंट करनी होगी। जी, उन्होंने ये ऑर्डर किया कि जो पहले आपने वार्ड किए थे ये गैर कानूनी थे, आपने उस वक्त इनको पेमेंट तो नहीं किया, तो लिहाजा भी मौजूदा रेट के मुताबिक आप ये वार्ड करें और इनको पेमेंट और मुआवजा दें। तो इस सिलसिले में अभी ये सुप्रीम कोर्ट में ये केस को चैलेंज किया हुआ है। अच्छा, अब वो इस केस को कोर्ट में आगे लेके चले गए हैं, तो उसके बावजूद फिर भी आबादियाँ गिरा रहे हैं कि इस तरफ से रुख नहीं मोड़ा उन्होंने? असल में ये जो इन्होंने जो चेयरमैन CDA अभी जो इम्पोर्ट किया है, ये मेंगल साहब को, ये किसी की बात नहीं मानता है, कहता है ना अदालत को मानता हूँ, और आपने हाल में देख लिया सब लोगों को तबाही मचा दी है। इसलिए हम जो ना अभी दोबारा जा रहे हैं हाई कोर्ट में इसके ख़िलाफ़ कि जी अगर इन्होंने हमारे साथ दोबारा ऑपरेशन किया या और हम पे जुल्म किया तो इसके ख़िलाफ़ हम दोबारा अपील कर रहे हैं। यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं इनकी वोटर लिस्टें हैं? जी बिल्कुल, ये तो तकरीबन 10-15 सालों से यहाँ पे राइश वज़ीर है, तो इनके लोकल एड्रेस भी यहाँ पे मौजूद है। वोटर लिस्ट तो दूर की बात, इनके बिल भी बिजली के मौजूद है और इसके शनाख्ती कार्ड के लोकल एड्रेस भी। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, देखा आपने कि CDA गैर कानूनी तौर पर, यानी कि अगर कानून के तौर पर अगर वो आता है तो कानून ने तो उसको ऑर्डर कर दिया है, अदालत की तरफ से, कोर्ट की तरफ से ऑर्डर हो चुका है कि आपके 2010 से पहले एक्वायर किए हुए जितने भी सेक्टर्स हैं उनको कैंसिल किया जाता है। आप दोबारा से मौजूदा रेट्स के हिसाब से आवाम को पेमेंट्स दें, ताकि वो मौजूदा रेट्स के हिसाब से अपने पेमेंट्स क्लियर करने के साथ आगे अपने निज़ाम को वैसे चला सकें। अब जो 2008 के अंदर रेट थे, उस रेट के साथ साथ आप ये भी देखें कि 2008 में अगर किसी का बेटा छोटा था, बच्चे थे छोटे, तो आज वो बच्चे जवान क्या, उनकी शादियाँ होगी, उनकी औलादें भी हो चुकी होगी, यानी कि तीसरी नस्ल उनकी आ चुकी है, और वो उसी घर में उसी जगह पर पाबंद है। ना वो उसको सेल कर सकते हैं, यानी कि इंतकाल आगे नहीं कर सकते, ना वहाँ पर उसको डेवलप कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। अगर वो स्टाम्प पर सेल करते हैं अपनी मजबूरियों को पूरा करने के लिए, तो उस पर जो स्टाम्प पर लेने वाला बंदा है उसके लिए आजमाइश है, उसको कब्जा ग्रुप करार दिया जा रहा है। उसके लिए आजमाइश ये है कि उसको कहा जा रहा है कि जनाब तुम दहशतगर्द हो। वहाँ पर मीटर वगैरह इसी तरह बगैर किसी डॉक्यूमेंटेशन के, बगैर किसी डॉक्यूमेंट्स के लगा दी जाती है। ऐसा नहीं है, जिन लोगों के डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसके मुताबिक उनकी ये तमाम चीज़ें, तमाम सहूलियात उन तक पहुंचती हैं। तो इन चीज़ों के होने के साथ साथ आप लोग इनको दहशतगर्द करार दे रहे हैं, आप इनको कब्ज़ा माफिया करार दे रहे हैं, तो ये बात गलत है। कानून से हमारी एक ही अपील है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कि इसके ऊपर गौर किया जाए कि इस बर्बरियत को रोका जाए। इस तरह से अगर ये होता रहा तो जब आवाम फिर सामना करती है, आवाम की ताकत जब सामने आती है तो फिर वो ख़तरनाक मोड़ अख्तियार कर जाता है। वो कोर्ट ऑफ पाकिस्तान देखें, अजहुट नोटिस लें और आवाम की इस अपील को सुने और इनके मामलात को हल करवाया जाए। देखते रहिए जीवन पाकिस्तान। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।